ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। सोचिए, एक देश आज़ाद होता है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाता है, और वो लागू हुए महज 1 साल हुआ था कि उसे तुरंत बदलना पड़ा। हाँ बिल्कुल। ये तो कुछ ऐसा है जैसे आपने एक बिल्कुल नई गाड़ी खरीदी और अगले ही दिन उसे मैकेनिक के पास ले जाना पड़ा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी? और यही आज की हमारी बातचीत का कह सकते हैं दिल है। ये कोई मामूली मरम्मत नहीं थी। ये संशोधन असल में उस नए नए बने देश की जमीनी हकीकत और उसके जो आदर्शवादी संविधान थे, उनके बीच पहली बड़ी टक्कर थी। ये उस दौर की कहानी बताते हैं जब भारत एक कागजी दस्तावेज से निकलकर असल दुनिया में अपनी जगह बना रहा था, और इस प्रक्रिया में उसे कई मुश्किल फैसले लेने पड़े। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चुनौतियां थीं जिन्होंने भारत को अपनी रूल बुक में इतनी जल्दी बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। हम 1951 से लेकर 1960 के दशक के आखिर तक के कुछ सबसे अहम संशोधनों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये हमें उस दौर के भारत के बारे में क्या सिखाते हैं। तो चलिए सीधे उसी पहली मरम्मत से शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951, संविधान लागू होने के 1 साल के अंदर। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है भूमि सुधार। ऐसा क्या हो रहा था कि संविधान को बदलना जरूरी हो गया? हो ये रहा था कि सरकार का जो सबसे बड़ा चुनावी वादा था, यानी जमींदारी उन्मूलन, वो कानूनी दांवपेच में फंस गया था। बिहार जैसे राज्यों ने भूमि सुधार कानून बनाए, लेकिन बड़े बड़े जमींदार उन कानूनों को लेकर अदालत पहुंच गए। अच्छा। जैसे कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य का एक बहुत मशहूर मामला है। अदालतों ने कहा कि ये कानून संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 31 में दिया गया है। तो सरकार के सामने एक संवैधानिक दीवार खड़ी हो गई थी। यानी जो सामाजिक बदलाव वो लाना चाहते थे वही संविधान आड़े आ रहा था, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। तो इसका हल क्या निकाला गया? हल बड़ा अनोखा और विवादास्पद था। सरकार ने संविधान में एक 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल जोड़ दी। 9वीं अनुसूची? हाँ, ये एक तरह का कानूनी ब्लैक बॉक्स था। सरकार ने भूमि सुधार से जुड़े 13 कानूनों को इस बॉक्स में डाल दिया और नियम बना दिया कि इस बॉक्स के अंदर जो भी कानून होगा, उसे अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। एक मिनट, क्या ये संविधान की मूल भावना के साथ ही खिलवाड़ नहीं था? मतलब आप एक ऐसा गुप्त दरवाजा बना रहे हैं जहां से आप कानूनों को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से ही बाहर निकाल सकें। क्या ये एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत नहीं थी? बिल्कुल, ये सवाल उसी दिन से पूछा जा रहा है। ये सिर्फ एक कानूनी उपाय नहीं था, बल्कि ये उस दौर की राजनीति का आईना था। ये नेहरूवादी सरकार की उस सोच को दिखाता है जो मानती थी कि व्यापक सामाजिक क्रांति के लिए अगर जरूरी हो तो व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक दाव था। उनका तर्क था कि अगर कुछ 100 जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करने में लाखों किसानों का भविष्य दांव पर लगता है, तो ये मंजूर नहीं। लेकिन पहला संशोधन सिर्फ जमीन तक ही तो सीमित नहीं था। इसने बोलने की आजादी पर भी कुछ लगाम कसी। हाँ, और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19(2) में संशोधन करके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के 3 नए आधार जोड़े गए। लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक नए राष्ट्र के सुरक्षा के बीच के क्लासिक तनाव को दिखाता है। सही। और दिलचस्प बात यह है कि व्यक्तिगत आज़ादी और लोक व्यवस्था के बीच की ये बहस जो पहले संशोधन से शुरू हुई, वो आज भी जारी है। जब हम आज इंटरनेट शटडाउन या किसी कानून पर बहस देखते हैं, तो उसकी जड़ें कहीं न कहीं इसी पहले संशोधन में मिलती हैं। और सरकार यही नहीं रुकी। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस विचार को और मजबूत किया। चौथा संशोधन 1955 भी तो इसी दिशा में एक और कदम था। बिल्कुल, ये उसी कहानी का अगला अध्याय था। चौथे संशोधन ने 2 बातें साफ कर दी। पहली, अगर सरकार आपकी संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो वो आपको कितना मुआवजा देगी, इस बात को लेकर आप अदालत नहीं जा सकते थे। ये फैसला पूरी तरह सरकार के हाथ में था। ओके। और दूसरी बात, इसने राज्यों को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का पूरा अधिकार दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को बड़े आर्थिक फैसले लेने के लिए एक तरह का ब्लैंक चेक मिल गया। संदेश साफ था, जब बड़े आर्थिक सुधारों की बात आएगी तो अदालतें बीच में नहीं आएंगी। ये बढ़ाया। इसमें 9वीं अनुसूची के उस ब्लैक बॉक्स में
44 और कानून डाल दिए गए, ज्यादातर राज्यों के भूमि सुधार कानून। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बारीकी भी थी। वो क्या? ऐसा लगता है कि ये सब तो बस राज्य की ताकत बढ़ाने के बारे में था, ज्यादातर तो था। लेकिन इसी संशोधन में ये भी जोड़ा गया कि अगर सरकार किसी किसान की ऐसी जमीन लेती है जिस पर वो खुद खेती कर रहा है और वो जमीन कानूनी सीमा के अंदर है, तो सरकार को उसे बाजार मूल्य पर मुआवजा देना ही होगा। अच्छा। ये एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण संतुलन साधने का प्रयास था। ये दिखाता है कि राज्य की शक्ति बढ़ाने के साथ साथ कहीं ना कहीं छोटे किसानों के हितों की रक्षा करने की भी एक सोच थी। तो एक तरफ तो सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए संविधान के नियमों को बदल रही थी, लेकिन उसी दौरान एक और बहुत बड़ा काम चल रहा था, भारत के नक्शे को ही अंतिम रूप देना। राइट। और इसका सबसे बड़ा अध्याय लिखा गया 7वें संशोधन के साथ 1956 में। बिल्कुल, ये शायद उस दशक का सबसे बड़ा और दूरगामी संशोधन था। आजादी के बाद भारत में राज्यों की एक अजीब सी व्यवस्था थी, पार्ट ए, बी, सी, डी राज्य। हाँ, वो ब्रिटिश राज की विरासत थी, बहुत उलझी हुई थी। 7वें संशोधन ने इस पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया। और इसकी जगह क्या आया? इसकी जगह राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और यहाँ सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि ये बंटवारा मुख्य रूप से भाषा के आधार पर हुआ था। अच्छा। तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश, कन्नड़ भाषियों के लिए कर्नाटक और इसी तरह। ये मानना कि भारत की एकता भाषा की विविधता को दबाने में नहीं बल्कि उसे सम्मान देने में है, एक बहुत बड़ा कदम था। और इस संशोधन ने सिर्फ नक्शा ही नहीं बदला, कुछ प्रशासनिक चीजें भी बदली है ना? हाँ, इसने कुछ बहुत ही व्यावहारिक समाधान दिए, जैसे 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई, जो आज भी हम देखते हैं। बिल्कुल। और भाषा के आधार पर राज्य बनाने के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का भी ध्यान रखा गया। संविधान में अनुच्छेद 350 ए जोड़ा गया, जो कहता है कि हर राज्य को बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए। और अनुच्छेद 350 बी के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। तो 1950s के दशक के अंत तक भारत का अंदरूनी नक्शा तो लगभग तय हो गया, लेकिन 1960s की शुरुआत में एक अलग ही कहानी चल रही थी। ऐसा लगता है जैसे भारत अपने औपनिवेशिक जेबें साफ कर रहा था। बहुत सही कहा। ये भारत के नक्शे से औपनिवेशिक काल के आखिरी निशानों को मिटाने जैसा था। 10वें संशोधन 1961 के जरिए पुर्तगालियों से आजाद कराए गए दादरा और नगर हवेली भारत का हिस्सा बने। फिर गोवा भी? हाँ, ठीक। अगले साल 12वें संशोधन ने 1962 में गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। और उसी साल 14वें संशोधन ने फ्रांसीसियों से पुदुचेरी का, तब पांडिचेरी, भारत में विलय पूरा किया। ये एक के बाद एक भारत अपनी संप्रभुता को मजबूत कर रहा था। लेकिन एक मामला ऐसा भी था जहां भारत ने अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया। ये थोड़ा अजीब लगता है। 9वां संशोधन 1960, जिसके तहत पश्चिम बंगाल का बेरूबारी संध इलाका पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इसके लिए संविधान क्यों बदलना पड़ा? ये मामला बड़ा दिलचस्प है। ये भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौते का हिस्सा था। जब इसे लागू करने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी कार्यकारी आदेश से भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। अच्छा। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना ही होगा। इसलिए 9वां संशोधन करना पड़ा। यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए भी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना कितना जरूरी था, भले ही उसमें अपने देश का एक हिस्सा किसी और को देना पड़े। तो मतलब भारत का नक्शा लगातार बदल रहा था, नए क्षेत्र जुड़ रहे थे और कुछ मामलों में राज्यों को भी नया दर्जा मिल रहा था। बिल्कुल। जैसे 13वें संशोधन 1962 में जो आया, उसने नागालैंड को विशेष प्रावधानों के साथ राज्य का दर्जा दिया, जो नागा विद्रोह को शांत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था। और फिर पंजाब और हरियाणा भी तो बने। हाँ, फिर 18वें संशोधन 1966 ने संसद की नए राज्य बनाने की शक्ति को और साफ किया, जिसके तुरंत बाद भाषाई आधार पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का जन्म हुआ। ये नक्शा बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी।
सही बात है। हर संशोधन कोई बड़ा भूकंप नहीं था। कुछ बदलाव ऐसे भी थे जो सरकार की मशीनरी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए यानी फाइन ट्यूनिंग के लिए किए गए थे। हाँ, जैसे 11वां संशोधन 1961 का। इसने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को आसान बनाया। पहले इसके लिए संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती थी। वो एक बड़ी और जटिल प्रक्रिया थी। बिल्कुल। इसे बदलकर एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की गई, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य वोट करते हैं। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा शायद ज्यादा महत्वपूर्ण था, है ना? निश्चित रूप से। उसी संशोधन में ये भी साफ कर दिया गया कि अगर निर्वाचक मंडल में कुछ सीटें खाली हैं, मान लीजिए किसी सांसद का निधन हो गया हो या किसी ने इस्तीफा दे दिया हो, तो इस आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब व्यवस्था को बेवजह की कानूनी अड़चनों से बचाना था। बिल्कुल। और चुनाव प्रक्रिया की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम था। और आखिर में एक भाषाई और सांस्कृतिक अपडेट भी था। 21वां संशोधन 1967। हाँ, इसके तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 1971 के 24वें संशोधन से इसने संसद को ये अधिकार दे दिया जी। कि वो मतलब मौलिक अधिकारों तक को बदल सकती है। ये क्यों हुआ? अचानक इतनी शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में, खासकर गोलकनाथ मामले में, ये कह दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। अच्छा। तो 24वां संशोधन उसी की एक सीधी प्रतिक्रिया थी। ये एक तरह से संसदीय सर्वोच्चता की खुली घोषणा थी। मतलब संसद ये कह रही थी कि भाई, जनता ने हमें चुना है तो संविधान में बदलाव करने की आखिरी शक्ति भी हमारे ही पास होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये टकराव तो आपातकाल के दौरान और भी ज्यादा बढ़ गया जब 39वां संशोधन आया। इसलिए तो हद ही कर दी। हाँ, इसने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे बड़े पदों के चुनावी विवादों को ही अदालतों के दायरे से बाहर कर दिया। जब हम कहते हैं अदालतों के दायरे से बाहर, तो इसका एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब था? इसका सीधा सीधा मतलब था कि इन पदों पे बैठे व्यक्ति के चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, चाहे चुनाव में कितनी भी धांधली का आरोप क्यों ना हो। जी बिल्कुल। ये न्यायपालिका के पर कतरने जैसा था और सत्ता को हर तरह की न्यायिक जांच से बचाने का एक साफ कदम। शक्तियों के संतुलन का तराजू पूरी तरह से कार्यपालिका की तरफ झुक गया था। यहीं पर बात सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है 42वें संशोधन के साथ, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है। छोटा संविधान। हाँ, इसने तो संविधान को कई स्तरों पर बदल दिया। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े। नागरिकों पर जिम्मेदारी डाली गई मौलिक कर्तव्य के रूप में। और तीसरा, जो सबसे विवादास्पद था, सत्ता का संतुलन ही बदल दिया। अदालतों की शक्ति कम कर दी और सरकार का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे बांटा है। 42वां संशोधन वो कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार का शिखर था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर आधारित इसने संविधान के मूल ढांचे को हिला दिया था। और जब आप कहते हैं कि अदालतों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति कम कर दी, तो उसका मतलब था, मतलब ये कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो अदालत उसे रद्द नहीं कर सकती। हाँ, या कह सकते हैं कि रद्द करने की शक्ति बहुत सीमित हो गई थी। एक तरह से सरकार के फैसलों पर से एक बड़ा चेक एंड बैलेंस हटा दिया गया था। इतने बड़े बदलावों के बाद तो लगा होगा कि संविधान हमेशा के लिए बदल गया है। तो फिर ये सुधार की लहर, मतलब 44वां संशोधन, ये कहाँ से आया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, 44वां संशोधन सिर्फ आपातकाल के खिलाफ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं था। तो फिर क्या था? ये असल में सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की राजनीतिक स्वीकृति थी, जो केशवानंद भारती मामले में स्थापित हुआ था। अच्छा, वो ऐतिहासिक फैसला। और मोहर लगा दी और लोकतंत्र को वापस पटरी पर लाया। और इसने नागरिकों को कुछ बहुत मजबूत सुरक्षा कवच भी दिए, है ना? यकीनन सबसे बड़ा बदलाव था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बनाना। और दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की वजह को आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द से बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। बिल्कुल। लेकिन सबसे जरूरी बात ये तय की गई कि चाहे देश में आपातकाल ही क्यों न लगा हो, किसी भी नागरिक से उसके जीने का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 और अपराधों में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 नहीं छीना जा सकता। ये तो व्यक्ति की आजादी की एक बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। तो 70 के दशक की इस उठापटक के बाद 80 का दशक एक अलग चुनौती लेकर आया। अब लड़ाई संस्थाओं के बीच उतनी नहीं थी जितनी राजनीतिक स्थिरता को लेकर थी। हाँ,
आयाराम गयाराम की राजनीति ने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया था। और इसी को रोकने के लिए 1985 में आया 52वां संशोधन, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। इसने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी। ये आयाराम गयाराम का जुमला काफी मजेदार है। इसके पीछे कोई कहानी है क्या? बिल्कुल है। ये जुमला हरियाणा के एक विधायक गया लाल से आया था। अच्छा। उन्होंने 1967 में सिर्फ 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदली थी। 15 दिन में 3 बार? हाँ, तो ये उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक बन गया था, जहां विधायक व्यक्तिगत लाभ के लिए जनादेश का मजाक बना रहे थे। दल बदल कानून इसी पर रोक लगाने के लिए लाया गया था। लेकिन क्या इस कानून पर यह आरोप नहीं लगता कि इसने विधायकों की अपनी आवाज को दबा दिया है? मतलब अब तो उन्हें हर हाल में पार्टी के फैसले को ही मानना पड़ता है। ये इस कानून की सबसे बड़ी आलोचना है, और इसमें सच्चाई भी है। इसने निश्चित रूप से सरकार को स्थिरता दी, लेकिन एक विधायक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपने क्षेत्र के प्रति उसकी जवाबदेही को कमजोर किया है। एक मुश्किल संतुलन है। हमेशा से रहा है। इसी दशक में एक और बड़ा बदलाव हुआ, 61वां संशोधन, जिसने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। एक मिनट, मतलब 1989 तक वोट देने की उम्र 21 साल थी? जी हाँ, आज सोचना भी अजीब लगता है ना? तो इस बदलाव के पीछे क्या सोच थी? उस समय यही तर्क दिया गया कि अगर 18 साल का युवा कानूनी तौर पर वयस्क है, वो अनुबंध कर सकता है, तो फिर उसे अपनी सरकार चुनने के सबसे बड़े अधिकार से वंचित क्यों रखा जाए? सही बात है। इस एक कदम ने देश के करोड़ों युवाओं को रातों रात लोकतंत्र की मुख्य धारा में शामिल कर लिया। तो पहले संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन ठीक हुआ, फिर राजनीति को स्थिर करने की कोशिश हुई। इसके बाद 90 के दशक में एक बिल्कुल नई सोच सामने आई। हाँ, सत्ता को दिल्ली से निकालकर गांव और शहरों तक पहुंचाने की। विकेंद्रीकरण। बिल्कुल। इसकी जमीन तो 69वें संशोधन जैसे बदलावों से तैयार हो रही थी, जिसने दिल्ली को एक विधानसभा दी। और 71वें संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा। हाँ, भाषाई विविधता को सम्मान दिया, लेकिन असली क्रांति तो 73वें और 74वें संशोधन से आई। पंचायती राज और नगरपालिका, हम इनके बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन ये इतने क्रांतिकारी क्यों थे? क्रांतिकारी इसलिए थे क्योंकि इन संशोधनों ने स्थानीय शासन को सिर्फ एक नीति नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक संवैधानिक अनिवार्यता बना दिया। संवैधानिक अनिवार्यता मतलब ये कि अब राज्यों के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव नियमित रूप से कराना मजबूरी बन गया है। उन्हें वित्तीय अधिकार देना जरूरी हो गया, ये उनकी मर्जी पर नहीं छोड़ा गया। और जमीनी स्तर पर इसका असर कैसा दिखा? क्या वाकई कुछ बदला? जबरदस्त बदला। आप सोचिए, अचानक देश के लाखों गांवों में ऐसी महिलाएं सरपंच और पंच बनी जिन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे घर से बाहर निकलकर राजनीति में आएंगी। अच्छा, आरक्षण की वजह से? हाँ, इन संशोधनों में महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य था। ये सिर्फ सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं था, ये एक खामोश सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। तो 90 के दशक में लोगों को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक अधिकार मिले। फिर 2000 के बाद नए मिलेनियम में फोकस बदला। हाँ, अब फोकस इस बात पर आ गया कि लोगों को सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार कैसे दिए जाए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 2002 का 86वां संशोधन, शिक्षा का अधिकार। हाँ, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये कितना गहरा बदलाव था? बहुत गहरा। पहले शिक्षा सिर्फ एक नीति निर्देशक सिद्धांत थी, मतलब सरकार के लिए एक लक्ष्य। लेकिन अब ये राज्य की एक संवैधानिक जिम्मेदारी बन गई, जिसे लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक अदालत जा सकता है। अधिकार बन गया। अधिकार। और फिर आया एक बड़ा आर्थिक बदलाव, 101वां संशोधन, जिसने जीएसटी लागू किया। ज्यादातर लोगों के लिए जीएसटी का मतलब सिर्फ एक नया टैक्स सिस्टम था, लेकिन इसने संविधान को कैसे बदला? इसने भारत के वित्तीय संघवाद को, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। अच्छा। पहले केंद्र और राज्य अपने अपने दर्जनों टैक्स लगाते थे। जीएसटी ने उन सबको एक साथ मिलाकर एक देश एक कर का ढांचा बनाया, और इसके लिए एक जीएसटी परिषद बनी, जहां केंद्र और सभी राज्य मिलकर फैसले लेते हैं। हाल के वर्षों में आरक्षण की नीति में भी बड़े बदलाव दिखे हैं। 103वें संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
इसने पहली बार आरक्षण का आधार केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से आगे बढ़ाकर आर्थिक मानदंडों को भी शामिल किया। ये दिखाता है कि संविधान समाज की बदलती जरूरतों को कैसे अपनाता है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में सबसे नया है 106वां संशोधन, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हाँ, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि यह भविष्य में जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। जी, अगर हम इन सभी हालिया संशोधनों को एक साथ देखें, चाहे वो EWS आरक्षण हो या महिला आरक्षण, तो एक पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न? देश की प्राथमिकताएं अब सामाजिक न्याय के नए रूपों, आर्थिक एकीकरण और ज्यादा समावेशी विकास की ओर बढ़ रही हैं।